हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार आपने पहले भी पढ़ा है और आज भी हम इस चैप्टर को फिर से दोहराएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में आप इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अपने भावों, अपने विचारों को जब हम किसी के सामने प्रकट कर रहे होते हैं, तब हम कुछ शब्दों से मिलकर शब्द समूह बनाते हैं, शब्दों का एक समूह बनाते हैं। समूह मतलब ग्रुप, ठीक है। तो एक साथ जोड़कर जो हम शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़कर एक साथ जो एक समूह बनाते हैं, उसी को वाक्य कहते हैं। शब्द का जो समूह है उसे वाक्य कहते हैं। अब शब्द के समूह में हम ज़्यादातर अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए सार्थक शब्दों को लेते हैं। सार्थक शब्द क्या है? जिसमें कोई मीनिंग हो, ठीक है। सार्थक वो शब्द है जिसका कोई अपना एक अर्थ हो। तो हम अर्थ रहित नहीं, जो अर्थ है उसके साथ में मिलकर जो शब्द बना है, जो वाक्य बना है, जिसको सुनकर या पढ़कर हम समझ जाए, ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य बहुत तरह के होते हैं। कितने सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसका कोई अपना एक अर्थ नहीं होता है। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन वो अपना एक अर्थ नहीं रखता है, तो उसमें निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन हमें जब अपने भाव विचारों को प्रकट करना होता है और जब हम किसी को अपनी बातों को समझाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो हम जिन शब्दों के साथ में जो एक समूह बनाते हैं, सार्थक शब्दों के साथ जो समूह बनाते हैं, ऐसे समूह को लेकर वाक्य बनाकर हम लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं। तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे विद्यार्थी खेल रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, इस तरह के वाक्य जो है, इस विद्यार्थी खेल रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने सुंदर से ये शब्द सजे हुए हैं और इन शब्दों को देखकर ही हम और पढ़कर ही हम कह सकते हैं कि ये सारे शब्द जो है सार्थक शब्दों से बने एक वाक्य है, सार्थक शब्दों से बना हुआ एक वाक्य है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, तो ये दोनों ही वाक्य अपना अपना एक अर्थ रखते हैं। तो सारे शब्दों को मिलाकर जो ये शब्दों का जो समूह बना है, इसे ही वाक्य कहते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, ये भी सारे सार्थक शब्द हैं और इन शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग कितने प्रकार, वाक्य के अंग कितने होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो हम पढ़ेंगे पहले उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो जैसे दादी जी पढ़ा रही हैं, यहाँ पे किसके विषय में बात की जा रही है? दादी जी के बारे में, इसलिए दादी जी उद्देश्य है। उसी तरह से पूजा और स्वाति सिनेमा देखने जा रही हैं, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें? पूजा और स्वाति के बारे में, कि वो सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वाले वाक्य में दादी जी के बारे में बात हो रही है और दूसरे वाक्य में पूजा और स्वाति के बारे में बात हो रही है। तो वाक्य में जिसके विषय में बात की जा रही होती है उन्हें ही उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। अब विधेय क्या है? देखिए, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। ये छोड़ देते हैं, यहीं पे देखते हैं कि दादी जी पढ़ा रही हैं। यहाँ पे किसके विषय में बात की जा रही है? दादी जी के बारे में बात की जा रही है कि दादी जी पढ़ा रही है। तो दादी जी आपकी उद्देश्य हुई। अब दादी जी के बारे में क्या बात की जा रही है? कि वो पढ़ा रही हैं, तो पढ़ा रही हैं विधेय है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूजा और स्वाति सिनेमा देखने जा रही है। यहाँ पे किसके विषय में बात हो रही है? पूजा और स्वाति के बारे में। इन दोनों
तो ये दोनों तो उद्देश्य है, और इन दोनों उद्देश्यों के बारे में क्या बात की जा रही है कि सिनेमा देखने जा रही है, तो सिनेमा देखने जा रही है, ये विधेय है। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय आप समझ गए। अब हम बढ़ते हैं वाक्य के भेद की ओर। वाक्य के भेदों के दो आधार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो हम आज पढ़ेंगे वाक्य में अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। सबसे पहला वाक्य है जो है 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है, यानी ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे कोई काम सामान्य रूप से हो रहा है या कोई बात सामान्य रूप से किया जा रहा है, तो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य सी बात है, ठीक है। जैसे मतलब हम कुछ भी सुने, जैसे मान लीजिए कि दोपहर के बाद शाम होती है, तो ये सामान्य सी बात है, ठीक है। उसी तरह से हरिद्वार में गंगा बहती है, ये भी सामान्य सी बात है, ठीक है। बच्चा सो गया, ये भी सामान्य सी बात है। तो सामान्य सी बातों को, माने नॉर्मल बातों को ही, नॉर्मल सेंटेंस को ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य तरीके से कहा गया या सामान्य तरीके से किया गया, ठीक है। तो इन सामान्य तरीके से होने वाले बात हो या फिर सामान्य तरीके से होने वाले कार्य हो, ये दोनों विधानवाचक वाक्य के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। निषेध जो है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, आपको पता ही है। निषेध में क्या होता है? निषेध नकारात्मक है। तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के ना होने का भाव होता है, यानी कि कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। किस तरह के वाक्य को? हम रात को खाना नहीं खाएंगे, आज कॉपियाँ नहीं मिली, तो काम जो है वो नहीं हो रहा है, नहीं लगे हुए शब्द ही नकारात्मक है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। जैसे आज रात में खाना नहीं, हम रात को खाना नहीं खाएंगे, हम रात में सोने नहीं जाएंगे, हम वहाँ घूमने नहीं जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है निषेधवाचक वाक्य में आती है, जहाँ पे काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या है? देखिए, विस्मय या विस्मयादिवाचक वाक्य। तो विस्मयवाचक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। आपने इंग्लिश में ये साइन देखा होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। तो ये कब लगता है? जब हमें विस्मय होता है। और किस तरह का? जैसे हम खुश है, हम दुखी है, हम भयभीत है, हमें घृणा लग रहा है, तो कैसे? जैसे वाह क्या सुंदर फूल है। तो हम जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हम इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे चिन्हों के साथ में मिला हुआ शब्द ही विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे मैं घृणा का भाव प्रकट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कहूँगी छी, कितनी बदबू है। तो जब हमने छी कहा, तो उसके बाद विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक चिन्ह जो है यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो अपने दुख को, अपने हर्ष को, अपने शोक को, अपने भय को, अपने घृणा को प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये विस्मयवाचक वाक्य में आता है, ठीक है। नेक्स्ट संदेहवाचक वाक्य। संदेह से हम क्या समझते हैं? संदेह से हम समझते हैं डाउट। ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने ना होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट होती है, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनसे हमें पता चले कि वहाँ पे कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे हमें संदेह या फिर संभावना है, ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद अब ठंड कम हो जाए, शायद अब ठंड कम हो जाए। ठंड कम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इस पे हमें संदेह है, ठीक है। उसी तरह से हम संभवत वहाँ परसों पहुँचेंगे। ये हम संभवत वहाँ परसों पहुँचेंगे, ये क्या है कि हम परसों पहुँच भी सकते हैं,
नहीं भी पहुंच सकते। ये पहुंचने की संभावना बताई जा रही है यहाँ पे कि हम संभवतः वहाँ पहुंचेंगे, परसों पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस कार्य में भी मतलब हमें इस पे संभावना है और ऊपर वाले में हमें संदेह है। तो ये जो संभावना होती है, ये संदेह है, तो ये सारे जो इस वाक्य में हमें पता चले कि यहाँ पे कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिस पे हमें डाउट हो, ऐसे वाक्य ही संदेहवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, आज्ञावाचक देखिए। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कैसे? आज्ञा से ही पता लगता है कि मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ। आज्ञा का मतलब पता है ना आपको? हाँ, आज्ञा का मतलब क्या होता है कि मैं आपको अनुमति दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, मैं आपको अनुमति दे रही हूँ, प्रार्थना, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज्ञा अनुमति दोनों ही एक ही है, निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आपको आदेश दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ आदि का पता चलता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, आप कमरे से बाहर जा सकती हैं। आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ। ठीक है, आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, आदेश दे रही हूँ। ठीक है, दूसरा, जाओ जाकर पानी भर लाओ, यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है, जाओ जाकर पानी भर लाओ, मैं यहाँ पे आपको क्या कह रही हूँ? पहले वाले में आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, यहाँ पे मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ जाने का, और जाओ जाकर पानी भर लाओ, यहाँ मैं आपको आदेश दे रही हूँ। ठीक है, आप कमरे से बाहर जा सकती हैं और यहाँ जाकर पानी भर लाओ। तो इन दोनों वाक्यों में फ़र्क है कि यहाँ पे मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको आदेश दे रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे वाक्य ही आपके आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आएंगे, जिसमें मैं आपको प्रार्थना भी कर सकती हूँ, जैसे कृपया शांत बैठिए, तो ऐसे वाक्य भी आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आएंगे। तो ये सारे जो है आज्ञावाचक वाक्य के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या है? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करना। ठीक है, एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। दूसरा क्रिया जब होगा तभी पहला क्रिया जब होगा तभी दूसरा क्रिया होगा। कैसे पता चलेगा? जैसे देखिए, यदि बिजली होती तो टीवी देख लेते। टीवी देख लेते जब बिजली होती। ठीक है, तो ये जो क्रिया है देख लेने का, ये तभी होता जब पहला वाला बिजली होने की क्रिया होती, तभी हम देखने की क्रिया करते हैं। उसी तरह से यदि कहोगे तो चलूँगी, यदि तुम कहोगे तो चलूँगी, तो मैं तभी चलूँगी तुम जब कहोगे। ठीक है, तो ये क्रिया तभी होगी जब ये क्रिया होगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड रहता है, तो एक क्रिया तभी होगी जब दूसरी क्रिया होगी। इसलिए ये जो है संकेतवाचक में इस तरह के वाक्य आएंगे। जब इस तरह के वाक्य आएंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये संकेतवाचक वाक्य की क्रिया है, वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने का भाव पता चलता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य के अंदर आप किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं, किसी के लिए को शुभकामना भी दे सकते हैं। ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंदर आते हैं। जैसे काश भैया को राखी बांध पाती, यहाँ पे मैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रही हूँ कि काश मैं भैया को राखी बांध पाती। नेक्स्ट है चलिए दिवाली मेला देख आएँ, यहाँ पे भी मैं अपनी इच्छा को प्रकट कर रही हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि भगवान आपको दीर्घायु दे, तो मैं यहाँ पे आपके लिए कामना कर रही हूँ, तो ये भी जो है आपके इच्छावाचक के अंदर आएगी, ऐसे वाक्य। ठीक है, लास्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यह तो आपको पता ही है कि जहाँ पे हम प्रश्न कर रहे होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे आपके विद्यालय में वार्षिक समारोह कब होगा?
अरे नीरज, किसे बुला रहे हो? और हमेशा याद रखिएगा प्रश्न सूचक चिन्ह जो है वो हमेशा प्रश्न पूछने के बाद लगाया जाता है, तो ऐसे चिन्ह को देखकर भी आप समझ जाएंगे ये प्रश्न है। ठीक है, अभी आते हैं हम अभ्यास में। नीचे लिखे वाक्यों के आगे अर्थ के आधार पर उनके भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों के आगे अर्थ के आधार पर उनके भेदों के नाम लिखिए। काश पापा जी यहाँ होते, तो ये कौन सा वाक्य का भेद है ये आपको बताना है। शायद मनोहर मान जाए, ये कौन सा भेद है ये बताना है। यदि समय होता तो तुमसे मिलने अवश्य आता, ना जाने बस मसूरी कब पहुँचेगी, तुम इसी समय काम पर पहुँचो। उसी तरह से निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सावन में खूब गर्मी पड़ रही है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, प्रेमचंद ने अनेक कहानियाँ लिखी। तो ये आपका अभ्यास है जो आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।